देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो हुई वो हुई ये कि आपके पास से जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम था वो जाता रहा। अब जैसे ही जॉइंट फैमिली का सिस्टम चला जाता है तो उसके साथ साथ और बहुत सारी बातें होने लगती हैं। जैसे कि आप जो कमाई करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको अपने माँ बाप को भी देना चाहिए, आपके माता पिता को भी देना चाहिए। ये चीज जो है वो आपने देखी ही नहीं, अपने बड़े भाइयों को करते हुए, अपने चाचा को करते हुए, अपने पिताजी को करते हुए। तो ये चीज आप सीख ही नहीं पाए। दूसरी चीज, एक आप आय का अंतर जो होता है उसको भूल रहे हैं। आज से 20 साल पहले जिस दौर में हम लोग नौकरी शुरू कर रहे थे उस दौर में हमारी तनख्वाह क्या हुआ करती थी? उस दौर में हमारी तनख्वाह हुआ करती थी 10,000 रुपए महीना। 1,44,000 रुपए करीब साल का होता था। उसमें भी मेरी तनख्वाह जो 10,000 रुपए थी वो कम ही थी, मतलब मेरे साथ के और लोगों से बहुत कम थी। तो अब वहां से जब मेरी तनख्वाह बढ़नी शुरू होती है तो उसके बाद शुरुआत में मैं भी ये नहीं सीख पाया था कि पैसे आपको बचाने होते हैं, पैसे आपको और परिवार के दूसरे सदस्य जो होते हैं उन पर खर्च करने होते हैं। तो ये सारी चीजें हम भी नहीं सीख पाए थे और ये चीजें धीरे धीरे समझ में आई। तो जब आप 20 साल के, 25 साल के किसी युवा को देखते हैं जिसकी आज की जो तनख्वाह है, आज जो तनख्वाह शुरू होती है उसको अगर आप देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे कि कितने पे शुरू होती है, तो वो 12 लाख सालाना हो, 15 लाख सालाना हो, ये बहुत ही मामूली बात है। मतलब मेरे जो अभी मुझसे 15 साल, 20 साल छोटे भाई बहन हैं, उनमें से कई एक हैं जिनकी तनख्वाह जो है वो 12 लाख, 15 लाख है। तो जॉइंट फैमिली है तो हम नजदीक से देख पाते हैं कि 12 लाख, 15 लाख की सैलरी उनको आती है और उसका वो करते क्या है। तो हम अड़े होते हैं उनको ये सिखाने पे कि भाई सबसे पहला काम तुम ये करो कि किसी भी तरह से जो 23 लाख रुपए होते हैं वो तुम अपने सेविंग अकाउंट में, अपने फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल के रख लो। ये 23 लाख रुपए जैसे ही एक बार तुम्हारे पास जमा हो गए, उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी ही है इसकी इतनी चिंता नहीं रह जाएगी, बहुत ज्यादा फिक्र नहीं रह जाएगी कि तुम्हें कोई नौकरी चाहिए ही। 23 लाख रुपए अगर आपके पास एफडी में होंगे तो जो इंटरेस्ट का रेट है उस इंटरेस्ट के रेट पे आपके पास साल भर गुजारा चलाने लायक, मतलब किसी बड़े शहर में अगर आप रह रहे हैं और आप अपना गुजारा चला रहे हैं, अकेले हैं, तो उतने पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर आप 23 लाख रुपए बचा लें। अगर आपकी 10 लाख, 12 लाख की सैलरी है तो ये हम सिखाने का प्रयास करते हैं अपने छोटे भाई बहनों को, और भी जो उनकी उम्र के जो बच्चे दिखते हैं उनको। लेकिन जनरली अगर आमतौर पर देखा जाए तो उनके आयु वर्ग के आसपास का कोई हो जो उन्हें ये चीजें बता सके, ऐसा उनके पास कोई भी नहीं होता। और जो पिताजी वाली उनकी पीढ़ी होती है उससे वो बहुत कटे हुए होते हैं, और जो विद्रोही स्वभाव वाली ये बात करते हैं हम लोग, तो टीन एज में वो विद्रोही स्वभाव वाला होता है और करीब करीब टीन एज से निकलते ही वो अचानक से इस सैलरी स्केल पे पहुंच गया होता है कि फिर आप उसे कुछ समझाएं तो एक उल्टा नतीजा निकलता है। इस मामले में एक कहानी हम हमेशा लोगों को याद दिलाते हैं। एक ये कहानी है एक चूहे की और एक किसान के परिवार की। तो किसान का जो परिवार था उसमें किसान की माताजी होती हैं, और किसान जो होता है वो युवा होता है, पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वो लड़का जो है धीरे धीरे घर का कामकाज देखने लगता है। थोड़े ही समय में किसान जो है वो मेहनती था तो ठीक ठाक कमाने लगता है और खेती वगैरह अपना सब कुछ अच्छे से संभालने लगता है। तो गांव के और लोग और माता श्री भी कहती है कि ठीक है अब तुम्हारी आयु भी हो गई है तो विवाह कर लो। शादी करवाई जाती है। तो शादी जब हो जाती है, नई बहू आती है, तो पति जो होता है वो बाहर का काम घर का देख रहा होता है, और पत्नी जो होती है वो घर में दूध वगैरह जो गाय का होता है वो उसे निकाल करके, उससे मक्खन वगैरह निकाल करके और कुछ अपना जो घर का काम होता है वो करने की कोशिश करती है। तो वो घर में मक्खन जो निकालती थी उसे एक ऊंची हांडी पर टांग करके रख देती थी, और एक चूहा आता है और नीचे जमीन पर से छलांग लगाता है और सीधा ऊपर जो बल्ली पर टंगा हुआ होता है हांडी में मक्खन, उस हांडी पर चढ़ता है और वहां से मक्खन निकाल के खा जाता है। अब ये देख करके वो जो युवती थी वो बहुत हैरान होती है, वो अपनी सास को जाकर के बताती है तो सास हंस पड़ती है कि भला चूहा जमीन से छलांग लगाएगा और ये 8 फीट 10 फीट ऊपर जो बल्ली टंगी हुई होती है वहां पर से मक्खन निकाल के खा जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहू का ही मन किया होगा, नई लड़की है, थोड़ा सा मक्खन खा लेने का मन किया होगा, खा गई है और अब कह रही है कि चूहा उछल करके खा गया। तो वो हंस के टाल देती है, कुछ ताने भी सुनाती है। एक दो दिन जब बहू शिकायत करती है तो सास कहती है चलो मैं भी देखूं कैसा चूहा है जो जमीन से छलांग लगा करके इतना ऊपर जा सकता है। तो बहू सास जब देखती है तो यही होता है,
सास गांव के और लोगों को बताती है, गांव के और लोग भी हंसते हैं इस बात पर कि ऐसा नहीं हो सकता, इतना ऊंचा चूहा नहीं कूद सकता। तो वो लोग भी आते हैं, छुप करके घर में देखते हैं। घर के लोग बहुत परेशान होते हैं, गांव के लोग भी बहुत परेशान होते हैं कि ये कोई नॉर्मल चूहा नहीं है, जरूर कोई प्रेतात्मा है। गांव के लोग थे, अंधविश्वासी भी होते हैं, तो वो लोग मान लेते हैं कि कोई प्रेतात्मा है, कोई राक्षस है जो इस तरह की छलांग मार सकता है, चूहे का रूप धर के आता है। तो उसी समय गांव में कहीं से कोई साधु आते हैं, उस साधु को ये बताया जाता है, तो साधु कहते हैं चलो मैं भी देखता हूँ। तो सब लोग खम्भों वम्भों के पीछे छुप करके खड़े होते हैं और देखते हैं कि सचमुच चूहा आता है कि नहीं। चूहा आता है, जमीन से छलांग लगाता है और 5-7 फीट ऊपर जो वो टंगा हुआ होता है हांडी में मक्खन, उस पे चढ़ता है और वहां पर से खा जाता है मक्खन। तो साधु कहते हैं गांव के लोगों से कि आप लोग जाइए, हम रात भर यहाँ अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सब लोग चले जाते हैं, रात होती है, तो साधु जो होते हैं वो उस किसान को कहते हैं एक काम करो, खंती लाओ, कुदाल लाओ, और यहाँ ठीक जिस जगह से चूहा छलांग लगाता था घड़े के बिल्कुल नीचे, यहाँ खुदाई शुरू करो। वो लोग खोदते हैं, साधु और किसान जो होता है दोनों मिलकर के वहां खुदाई करते हैं। वहां नीचे एक कलश गड़ा हुआ होता है जिसमें कई अशर्फियां पड़ी हुई होती हैं। साधु उसको निकाल लेते हैं, कहते हैं अब इस गड्ढे को भर दो, ढक दो ठीक से, और गोबर वोबर से लीप वीप के तैयार कर दो। ये कलश जो है ये तुम्हारा है, घर तुम्हारे घर के अंदर से निकला है, तुम्हारे पूर्वजों ने किसी ने छुपाया होगा, इसे ले जाकर के कहीं अपना तुम सुरक्षित जगह पे रख लो, और कल देखते हैं चूहा क्या करता है। चूहा अगले दिन भी आता है और फिर वहीं से छलांग मारता है, और इस बार वो हांडी पे नहीं चढ़ पाता। तो साधु बताते हैं कि ये जो महिमा थी ना, ये चूहे की कोई शक्ति नहीं थी, ये धन की महिमा थी। उस धन के ऊपर से जो वो छलांग लगाता था, इसकी वजह से ये उतना ऊंचा पहुंच जाता था। तो ये जो धन की महिमा होती है ना, ये वही है। जब उस युवा की जेब में इतने ज्यादा पैसे हैं उसके एटीएम कार्ड में, और उस एटीएम कार्ड को अपने वॉलेट में डाल करके उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, इसलिए वो इतनी ऊंची छलांग मार पा रहा है। तो ये धन बचा रहे आपके पास, इसका प्रबंध करना पड़ेगा। देखिए, जो एक पीढ़ी पहले तक की बात थी, उस समय माना जाता था कि अगर आप शाम में या दिन में कहीं भी आप अगर बाहर खाना खा रहे हैं, तो माना जाता था कि कैसी महिलाएं हैं इसके घर की जिन्हें खाना बनाना तक नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता, अच्छा खाना नहीं बना पाती है, इसीलिए घर के लोग जो है वो बाहर जाके खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात होती थी कि बाहर कोई जाकर के खाना खा रहा है। आज की डेट में बाहर जाकर के खाना खाना जो है वो एक शो ऑफ का तरीका हो गया है कि हम लोग तो यहाँ गए थे और यहाँ पे हमने बाहर खाना खाया। इस बाहर खाना खाने के साथ ही बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ ऐड हो जाती है। सबसे पहले तो जैसे ही आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, वैसे ही आपके पास लाइफस्टाइल डिजीज जिसको आप कहते हैं वो आप इनवाइट कर लेते हैं। जो आप उसमें अगर जिसने ढाबों वगैरह में काम किया हो, जिसने रेस्टोरेंट वगैरह में काम किया हो, जैसे हमने तो काम किया है कुछ समय, तो हमने देख रखा है कि वो लोग करते क्या है। तो अब जैसे चीजें समझिए, आप रुमाली रोटी जो खाते हैं और मान लेते हैं कि वो शाकाहारी है, असल में वो शाकाहारी नहीं होता, क्योंकि उसमें अंडा जब तक नहीं डालेंगे तब तक रुमाली रोटी नहीं बन सकती। और चाउमीन वगैरह की भी जब आप बात करते हैं, तो आप जब बाहर चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो जिस कढ़ाई में वो चिकन चाउमीन बना रहा होता है, चिकन चिली बना रहा होता है, उसी कढ़ाई में तो 1 मिनट बाद वो आपका जो वेज चाउमीन होता है वो बना रहा होता है। तो जो लोग कहते हैं कि मैं शाकाहारी हूं और बाहर भी खाना खाता हूं, तो अगर आप होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और अपने आप को शाकाहारी घोषित कर रहे हैं, तो ये बंद कर दीजिए, आप शाकाहारी नहीं बचे हैं। इस मामले में हम सबसे आसान उदाहरण जो होता है वो हमको याद आता है डॉक्टर दिनेश मिश्र का। तो डॉक्टर दिनेश मिश्र क्या है कि वो बहुत सख्त वाले शाकाहारी हैं। अब सख्त वाले शाकाहारी हैं तो उनका सिस्टम क्या होता है, वो 2 किलो की लगभग सत्तू की पोटली जो है वो बांध करके अपने बैग में डाल करके निकलते हैं, और जिस दिन उनका सत्तू खत्म हो जाता है उस दिन वो कहते हैं कि मेरा टूर भी समाप्त हो गया, वापस ट्रेन पकड़ो और घर चलो। तो शाकाहारी होने का मतलब वो होता है। ये शाकाहारी होने का मतलब नहीं होता कि आप बाहर जाएं और खाना खाएं और उसके बाद खुद को शाकाहारी घोषित करें। तो सबसे पहली चीज तो ये भाषा, मारवाड़ी भाषा अगर आप कहीं ढूंढ पाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मारवाड़ी भाषा या जैनियों का जो होटल होता है वो आप देखिए कि अभी हाल में एक सरदार नाम का रेस्टोरेंट जो था वो पकड़ा गया, उस पे 9 बार छापे पड़े हैं टोटल, और वहां पे आपको जैन छोले भटूरे मिलेंगे, ये सब उनके मेनू में लिखा हुआ होता है। और जब वहां पे 9 बार जब छापा पड़ा तो 9 के 9 बार ये पकड़ा गया कि उसमें जो
छोले भटूरे और जितने भी मतलब आइटम बन रहे थे, उसमें मटन की जो चर्बी होती है वो ऑयल के साथ इस्तेमाल हो रही थी। तो अगर आपको बिल्कुल 100% नहीं पता है कि इस ढाबे का, इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का मालिक जो है वो जैनी ही है, या बिल्कुल अग्रवाल वाला जो होता है सिस्टम, मारवाड़ियों वाला जो सिस्टम होता है वो है, सीधे सीधे मारवाड़ी बासा वहां लिखा हुआ हो, और मारवाड़ी बासा का जो सिस्टम होता है बिल्कुल साधारण सा ढाबा, वैसा टाइप का ना हो, थोड़ा सा भी आप शो ऑफ वाले में जा रहे हैं, थोड़ा सा भी आप एलिट क्लास में जा रहे हैं, तो शाकाहारी आप नहीं बचे हैं, बेकार की बात मत कीजिए, शाकाहारी और वीगन आप नहीं बचे हैं। अगर आप नहीं तो ये होता क्यों है, ये होता क्यों है, इसके पीछे का कारण भी आप समझिए। अंग्रेजों के जमाने में दिल्ली में ये प्रतिबंध लगाया गया था कि दिल्ली शहर के अंदर आप गाय नहीं पाल सकते, क्योंकि गाय से कूड़ा फैलता है। कुत्ता पाल सकते हैं आप, गाय नहीं पाल सकते। तो ये जो नियम दिल्ली के अंदर आया था, इसकी वजह से दिल्ली में गाय पाली नहीं जाती। तो उस बेचारे ने अपने घर में तो क्या, अपने घर के आसपास भी कोई गाय नहीं देखी है, तो उसे पता ही नहीं है। दिल्ली राइट। से कभी बाहर निकलेगा बेचारा वो, तब तो उसे पता चलेगा कि जमीन पर हालत क्या है या स्थिति क्या होती है, गाय दूध कितना देती है, और उतना दूध अगर बछड़े को पिला दिया जाए तो बछड़ा मर जाएगा। तो ये सारी चीजें जब वो समझता ही नहीं, तो उस बेचारे को क्या किया जाए।